हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं आबंध ध्रुवणता या बॉन्ड पोलरिटी या बंध ध्रुवणता। पोलर का मतलब होता है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल हों, और जब ये बंध के अंदर है पॉजिटिव और नेगेटिव तब उसको कहते हैं आबंध के अंदर पोलरिटी या बॉन्ड पोलरिटी या आबंध ध्रुवणता। सहसंयोजी आबंध जो है वो क्या होता है, जब दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो सहसंयोजी आबंध निर्मित होता है। यानी सहसंयोजी आबंध ये हो गया कि दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होता है, इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा, तब सहसंयोजी आबंध बनता है। आयनिक आबंध कब बनता है, जब एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थानांतरित होकर के दूसरे परमाणु के बाह्यतम कोश में चले जाएं, तब आयनिक आबंध निर्मित होते हैं। तो मैं यहां कह सकता हूं कि आयनिक आबंध इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं। लेकिन कोई भी आबंध जो है न तो पूर्णतया सहसंयोजी हो सकता है 100%, न ही पूर्णतया आयनिक हो सकता है। सहसंयोजी भी नहीं हो सकता पूर्णतया और नहीं पूर्णतया आयनिक हो सकता। तो सहसंयोजी आबंध पूर्ण कब होगा, लगभग 100% कब होगा, जब दो समान परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होता है, तब उसको अपन पूर्ण सहसंयोजी बंध मान सकते हैं। जब दो समान परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन या साझा होता है, तो अपन उसको क्या कह सकते हैं, तो उसे पूर्ण सहसंयोजी बंध माना जा सकता है। पूर्ण सहसंयोजी बंध माना जा सकता है, लेकिन पूर्णतया तो नहीं हो सकता, लेकिन अपन मान सकते हैं। तो दो परमाणु, लेकिन दोनों कैसे होते हैं, समान। दो समान परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, तो निर्मित होने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं, और इसको पूर्ण सहसंयोजी आबंध मान सकते हैं, क्योंकि दोनों की समान विद्युत ऋणताओं के कारण साझे में लगने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के ठीक मध्य उपस्थित होते हैं। यानी ये ठीक मध्य में उपस्थित होंगे। जैसे क्लोरीन है, इसमें भी दोनों इलेक्ट्रॉन जो साझे में लगते हैं वो दोनों परमाणुओं के ठीक मध्य में उपस्थित होंगे। जैसे ऑक्सीजन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन लगते हैं दो बंधों में, तो दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के ठीक मध्य उपस्थित रहते हैं, तब इसको अपन पूर्ण सहसंयोजी आबंध मानते हैं। लेकिन यदि दो भिन्न विद्युत ऋणताओं वाले परमाणु आपस में सहसंयोजी आबंध का निर्माण करते हैं, जब दो भिन्न विद्युत ऋणताओं वाले परमाणु आपस में क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हो, तब बंध के अंदर लगने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होगा उसकी तरफ आकर्षित रहेगा। जब सहसंयोजी आबंध में लगने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की आकर्षित रहेंगे, तो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर आंशिक ऋणावेश, और जिसकी विद्युत ऋणता कम है उस पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। ये कब पॉसिबल हुआ, ये तब पॉसिबल होगा जब अलग अलग विद्युत ऋणताओं वाले परमाणु आपस में सहभाजन द्वारा आबंध का निर्माण करते हैं। तो जब दो भिन्न विद्युत ऋणताओं वाले परमाणु आपस में सहसंयोजी आबंध का निर्माण करते हैं, जैसे ये HF, इसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन की विद्युत ऋणताएं अलग अलग है। यदि मैं EN की बात करूं तो फ्लोरीन की ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस सहसंयोजी आबंध में लगे हुए दो इलेक्ट्रॉन जो हैं,
एक है हाइड्रोजन का, एक है फ्लोरीन का। वो आंशिक रूप से देखो ज़्यादा फ्लोरीन की तरफ आकर्षित रहेगा। जब सहसंयोजी, जब भिन्न विद्युत ऋणताओं वाले परमाणु आपस में सहसंयोजी आबंध बनाते हैं तो सहसंयोजी आबंध में लगने वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आंशिक रूप से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर आकर्षित रहते हैं। और अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर जब आकर्षित रहते हैं तो उस अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ऊपर अपन आंशिक ऋणावेश और कम विद्युत ऋणी परमाणु पर आंशिक धनावेश लगा देंगे और अपन इसको बंध को इस तरीके से दर्शाएंगे HF आंशिक माइनस आंशिक प्लस। यानी ये कौन सा बंध है? बंध के अंदर ध्रुवता उत्पन्न हो गई। सहसंयोजी आबंध तो है लेकिन इस बंध में लगने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के हैं, इसलिए सहसंयोजी है। लेकिन अधिक विद्युत ऋणता के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन की तरफ आकर्षित रहेंगे, इसलिए फ्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। ऐसे बंध को ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहेंगे, ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। और बंध के अंदर उत्पन्न होने वाला यह गुणधर्म क्या कहलाता है? आबंध ध्रुवणता या बॉन्ड पोलैरिटी कहलाती है। कि जब अधिक विद्युत भिन्न भिन्न विद्युत ऋणताओं वाले परमाणु आपस में सहसंयोजी आबंध निर्मित करते हैं तो सहसंयोजी आबंध के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर आंशिक रूप से आकर्षित रहेंगे, जिसके कारण अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर या कम विद्युत ऋणी तत्व पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। इसके कारण अणु के अंदर ध्रुवता उत्पन्न हो जाएगी। तो अणुओं के अंदर ध्रुवता उत्पन्न होने का ये गुणधर्म ही क्या कहलाता है? आबंध ध्रुवणता कहलाता है। पोलैरिटी उत्पन्न हो जाएगी। अब आबंध ध्रुवणता जो है वो एक गुणधर्म द्वारा, भौतिक गुणधर्म द्वारा निर्धारित होती है किसी मॉलिक्यूल के अंदर। किसी अणु में उत्पन्न ध्रुवता की माप को द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मोमेंट से प्रदर्शित करते हैं। कि अणु के अंदर, किसी अणु के अंदर कितनी पोलैरिटी है, उस पोलैरिटी को किससे प्रदर्शित करते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण नाम की एक भौतिक राशि से प्रदर्शित करते हैं। और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण अणु में उत्पन्न ध्रुवता की माप को कह सकते हैं। और यदि अपन मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, बताना चाहें, प्रदर्शित करना चाहें तो द्विध्रुव आघूर्ण धनावेश और ऋणावेश की मात्रा और उनके बीच की दूरी का गुणनफल होता है। यानी द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाते हैं म्यू से, इज इक्वल टू होता है आवेश की मात्रा इनटू आवेशों के बीच की दूरी। ये क्या होती है? द्विध्रुव आघूर्ण होती है। यानी म्यू इज इक्वल टू होता है Q इंटू आर, आवेश की मात्रा और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। यदि मैं मात्रक की बात करूं तो म्यू इज इक्वल टू Q, आवेश का मात्रक कूलाम और डिस्टेंस का मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर। म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक पीटर डी के सम्मान में, उन्होंने द्विध्रुव आघूर्ण पर बहुत काम किया है, इसलिए उनके सम्मान में द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक डी होता है। म्यू का मात्रक डी और इसको डी से, कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। और 1D इज इक्वल टू होता है 3.33564 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर। तो किसी अणु के अंदर उत्पन्न ध्रुवता की माप को किससे प्रदर्शित कर लेते हैं अपन? द्विध्रुव आघूर्ण से प्रदर्शित कर लेते हैं। मात्रक होता है डी और 1D बराबर होता है
3.33564 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर। अब द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। पहली बात, दिशा पर निर्भर करती है। दूसरा, द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करने के लिए अपन एक कटे हुए तीर का इस्तेमाल करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण को इस संकेत से प्रदर्शित करते हैं, कटे हुए तीर से। जिसमें तीर का ये अगला सिरा अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर और पिछला सिरा कम विद्युत ऋणी परमाणु पर। जैसे HF है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण बताना है अपने को, तो ये तीर का निशान, ये कटा हुआ। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर तीर का अगला सिरा और कम विद्युत ऋणी परमाणु पर ये माइनस को बताएगा, ये सिरा प्लस को बताएगा। ये द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करने का तरीका है। अब द्विपरमाणुक अणु जो हैं उनका द्विध्रुव आघूर्ण, तो उनके अंदर, उस बंध के अंदर कितनी ध्रुवता है उसकी माप हो जाएगी। किसी द्विपरमाणुक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो इस बंध की ध्रुवता की माप के बराबर हो जाएगा। इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपने पास है जैसे HF, HCl, HBr और HI। तो HF जो है ये भी द्विपरमाणुक है और बाकी के ये भी मॉलिक्यूल क्या हैं, द्विपरमाणुक हैं। तो द्विपरमाणुक जो अणु हैं उनमें जो बंध की ध्रुवता की माप है वही उनका द्विध्रुव आघूर्ण है। इस बंध में पोलरिटी सबसे ज्यादा होगी, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा, हाइड्रोजन सबका समान है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा उस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। तो फ्लोरीन पर सबसे ज्यादा ऋणावेश होगा, फिर उससे कम क्लोरीन पे होगा, उससे कम ब्रोमीन पे होगा, उससे कम आयोडीन पे होगा। तो इस बंध की पोलरिटी सबसे ज्यादा होगी, इस बंध की उससे कम, फिर इससे कम, इससे कम। तो द्विध्रुव आघूर्णों के मान जो हैं, यानी म्यू का मान इधर से उधर जाने पर बढ़ेगा। द्विध्रुव आघूर्णों के मानों में क्या होगी, वृद्धि होगी जब अपन इधर से उधर जा रहे हैं। द्विपरमाणुक अणुओं के अंदर बंध के अंदर जो ध्रुवता है उस ध्रुवता की माप ही द्विध्रुव आघूर्ण होगी। ध्रुवता जितनी ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण उतना ही अधिक होगा। तो HF का सबसे ज्यादा और HI का सबसे कम द्विध्रुव आघूर्ण होगा। लेकिन बहुपरमाणुक अणुओं पर यह नियम लागू नहीं होता है। बहुपरमाणुक अणुओं के लिए अलग तरीके से अपन द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करेंगे। अब देखो, द्विपरमाणुक अणुओं के बाद में बहुपरमाणुक अणु जो है उनका द्विध्रुव आघूर्ण उस अणु में उपस्थित प्रत्येक बंध के बंध आघूर्णों के सदिश योग और बंधों की स्थानिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। जैसे मैं अभी अपन HF, HCl, HBr, HI द्विपरमाणुक अणुओं की बात कर रहे थे, तो इस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण इस बंध के अंदर कितनी पोलैरिटी है उसके बराबर होगा। यानी इस बंध में जितनी ध्रुवता है उसको कह रहे हैं बंध की ध्रुवता को बंध आघूर्ण। बंध के अंदर पोलैरिटी कितनी है, बंध आघूर्ण, बंध की ध्रुवता और बराबर क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण। किसके लिए, द्विपरमाणुक अणुओं के लिए। लेकिन बहुपरमाणुक जो अणु हैं जैसे H2O, ये H2O, इसका द्विध्रुव आघूर्ण इस बंध के बंध आघूर्ण, इस बंध के बंध आघूर्ण, यानी इस बंध की ध्रुवता, इस बंध की ध्रुवता और इन बंधों की जो 3D अरेंजमेंट है उस पर निर्भर करेगा। तो मैं यहां ये लिख सकता हूं कि बहुपरमाणुक
अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण बंधों के बंध आघूर्णों यानी प्रत्येक बंध की ध्रुवता, इस बॉन्ड की पोलैरिटी और इस बॉन्ड की पोलैरिटी, इसको कहते हैं बंध आघूर्ण। बहुपरमाणु अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण बंधों के बंध आघूर्ण के अतिरिक्त आबंधों की स्थानिक व्यवस्था यानी 3D अरेंजमेंट, आकाशीय व्यवस्था पर भी निर्भर करता है। और बहुपरमाणु अणुओं का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो आबंधों के द्विध्रुव आघूर्णों या आबंध आघूर्णों के सदिश योग के बराबर होता है। इस बंध की ध्रुवता और इस बंध की ध्रुवता का जो सदिश योग आएगा वो क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण होगा बहुपरमाणु अणुओं का। तो बहुपरमाणु अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अणु के प्रत्येक आबंध के बंध आघूर्ण, प्रत्येक की बजाय सभी लिख लेते हैं। बहुपरमाणु अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अणु के सभी आबंधों के बंध आघूर्णों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। यानी बहुपरमाणु अणु है अपने पास, ये इसके अंदर 2 से ज़्यादा परमाणु है, उनको अपन बहुपरमाणु अणु कहेंगे। और बहुपरमाणु अणु का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, जो डाइपोल मोमेंट होगा, वो अणु के जो सभी आबंध हैं, ये बंध है और ये आबंध, इन आबंधों के अंदर जो ध्रुवता है उन सभी आबंधों के बंध आघूर्ण, इस बंध की ध्रुवता को बंध आघूर्ण कह रहे हैं, इस बंध की ध्रुवता को भी बंध आघूर्ण कह रहे हैं। तो इस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? इस बंध का बंध आघूर्ण, इस बंध का बंध आघूर्ण, इन दोनों का सदिश योग अणु का क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण होगा। यानी इन दोनों के सदिश योग से अपने को जो ध्रुवता मिलेगी वो अणु के अंदर उपस्थित टोटल ध्रुवता होगी। यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस बंध के इलेक्ट्रॉन जो हैं इधर स्थानांतरित होंगे, आपको पता है, और इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन इधर स्थानांतरित होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणता वाला तत्व है। तो इन दोनों आबंधों का, आबंध आघूर्णों का जो सदिश योग है वो अपने को ओवरऑल अणु के अंदर ध्रुवता देगा। इन दोनों का सदिश योग जो अपने को प्राप्त होगा उसकी परिणामी दिशा क्या हो जाएगी? ये, यानी अणु के अंदर ध्रुवता मौजूद होगी। इनका सदिश योग अपने को अणु के अंदर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण देगा। और H2O के अंदर प्राप्त होता है अपने को 1.67 × 10⁻³ कूलाम ध्रुवता, ये कूलाम मीटर क्या है? ये द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू अपने को H2O में प्राप्त होती है। और इसको अपन इस तरीके से दर्शा सकते हैं। यदि मैं BeCl2 की बात करूं तो BeCl2 जो है वो इस टाइप का मॉलिक्यूल है। ये एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर 2। बेरिलियम क्लोरीन जो आबंध है, इसमें क्लोरीन की विद्युत ऋणता इससे ज़्यादा है, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ आकर्षित रहेंगे। तो इस बंध का बंध आघूर्ण अपन इस तरीके से दर्शाएंगे। और इस बंध का बंध आघूर्ण, इसमें बेरिलियम की तुलना में इस क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ आकर्षित रहेंगे, तो अपन इस तरीके से दर्शाएंगे।
तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, इस बंध का बंध आघूर्ण, इस बंध का बंध आघूर्ण है तो समान लेकिन दिशा में विपरीत है। तो इस बंध ने जितनी ध्रुवता अणु में उत्पन्न की उतनी ही इसने उत्पन्न की, लेकिन इसने जिस दिशा में उत्पन्न की उसने विपरीत दिशा में ध्रुवता उत्पन्न करी। तो ओवरऑल अणु के अंदर कोई ध्रुवता नहीं होगी। तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो 0 आ जाएगा, यानी म्यू इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस BeCl आबंध के कारण अणु के अंदर जो ध्रुवता उत्पन्न हुई वो दूसरे BeCl बंध की तुलना में समान है लेकिन दिशा में विपरीत है। तो इन दोनों का सदिश योग क्या आ जाएगा? 0, और अणु के अंदर कोई ध्रुवता उत्पन्न नहीं होगी। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन, थर्ड BF3 का। BF3 की मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो BF3 होता है इस टाइप का, ये BF3। अब इस बंध में बोरोन फ्लोरीन बंध के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ आकर्षित रहेंगे, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित रहेंगे, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित रहेंगे। यानी फ्लोरीन की तुलना में बोरोन की तुलना में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर और उस बंध के इलेक्ट्रॉन उधर आकर्षित रहेंगे। लेकिन किन्हीं दो बंधों के बंध आघूर्णों का सदिश योग, चाहे ये दो ले लो, तीसरे बंध के समान और दिशा में क्या है? विपरीत है। यदि मैं देखो इसकी बात करूं, ये प्लस ये और ये, किन्हीं दो बंधों का बंध आघूर्णों का सदिश योग तीसरे बंध के समान और क्या है? विपरीत है। किन्हीं भी दो बंधों के बंध आघूर्णों का सदिश योग तीसरे के समान और विपरीत है। यदि इन दो को लोगे तो इन दोनों का टोटल जो आएगा वो इसके समान और विपरीत हो जाएगा। यदि इन दो को लोगे तो इन दोनों का टोटल सदिश योग इसके समान और विपरीत हो जाएगा, और इन दोनों को लोगे तो इन दोनों का सदिश योग इसके समान और विपरीत हो जाएगा। तो ओवरऑल परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण म्यू इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों बंधुओं ने जितनी ध्रुवता इस दिशा में उत्पन्न करी है अलग अलग, उन दोनों का टोटल इस बंध की ध्रुवता के बराबर हो जाएगा। तो अणु में कोई ध्रुवता उत्पन्न नहीं होगी। तो मैं इसको यूं कह सकता हूं कि BF3 मॉलिक्यूल में प्रत्येक दो आबंधों के बंध आघूर्णों का सदिश योग तीसरे बंध के बंध आघूर्ण के क्या है? समान और दिशा में विपरीत है। इसलिए इनके बंध आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य प्राप्त होता है, यानी अणु में कोई ध्रुवता उत्पन्न नहीं होती। यानी मैं यूं कहूं कि दो व्यक्ति एक दिशा में यूं तिरछे खींच रहे हैं और एक व्यक्ति सीधा खींच रहा है, तो उन दोनों दो व्यक्तियों का जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण यानी परिणामी खिंचाव लगेगा वो तीसरे व्यक्ति के समान और दिशा में विपरीत होगा। तो कोई वस्तु किसी भी दिशा में नहीं खिसकेगी। बात ये हो गई। जैसे मैं यूं कहूं आपको कि ये अपने पास देखो 120 डिग्री BF3 है, तो ये अकेला व्यक्ति जितना बल इस दिशा में लगा रहा है, ये दो व्यक्ति उतना ही बल, समान बल 120 डिग्री के एंगल पर खड़े होकर के लगा रहे हैं। तो इस बंध का बंध आघूर्ण इन दोनों बंधों के बंध आघूर्णों के सदिश योग के क्या होगा? तीनों का 0 होगा। इस बंध का बंध आघूर्ण इन दोनों बंधों के बंध आघूर्णों के सदिश योग के दिशा में समान, परिमाण में बराबर होगा। इसलिए अणु के अंदर कोई ध्रुवता नहीं होगी, यानी इसका म्यू जो है वो 0 प्राप्त होगा। तो ये तो बात हुई किसकी? BeCl2 और BF3 की। अब देखो नेक्स्ट स्टेप ने NH3 और NF3, इनके द्विध्रुव आघूर्णों की बात करते हैं। तो पहले इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। NH3 जो है उसकी स्ट्रक्चर त्रिकोणीय पिरामिडी होती है, त्रिकोणीय पिरामिडी।
और NF3 जो है उसकी स्ट्रक्चर भी त्रिकोणीय पिरामिडी होती है, यानी दोनों की एक जैसी स्ट्रक्चर होती है। इस बंध की देखो पोलरिटी देखते हैं पहले। तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित रहेंगे, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित रहेंगे, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित रहेंगे। और इस लोन पेयर का जो आकर्षण लगता है वो ऊपर की तरफ लगता है। इसको कहते हैं कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर का जो खिंचाव बल लगता है वो ऊपर की तरफ लगता है। तो देखो 3 NH बंधों का बंध आघूर्ण और कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण लोन पेयर का, उनका सदिश योग जो है वो अणु के अंदर ध्रुवता उत्पन्न कर देता है, क्योंकि इनकी दिशा क्या है, समान है। तो परिणाम क्या होगा, सदिश योग बढ़ जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुवता बढ़ जाएगी, यानी नेगेटिव एक तरफ हो रहा है, पॉजिटिव दूसरी तरफ हो जाएगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण म्यू का मान यहां प्राप्त होता है 1.47 D, 1.47 D। लेकिन यदि मैं NH3 की बात करूं तो नाइट्रोजन की तुलना में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित रहेंगे, बंध आघूर्ण को यूं दर्शाएंगे, इस बंध को यूं और इस बंध के बंध आघूर्ण को यूं दर्शाएंगे। और कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण आपको यानी लोन पेयर का जो खिंचाव बल है इलेक्ट्रॉनों को खींचने का वो ऊपर की तरफ लगता है। तो इन 3 NF बंधों के बंध आघूर्णों का सदिश योग कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण के क्या है, समान तो नहीं है लेकिन दिशा में विपरीत है। ये इधर खींच रहा है और ये 3 बंध जो हैं उनके बंध आघूर्णों की दिशा जो है ये है। इसलिए परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण म्यू जो है वो अपने को प्राप्त होता है 0.23 D। अब इसमें और इसमें क्या अंतर हो गया, दोनों की आकृति समान है, त्रिकोणीय पिरामिडी। लेकिन अमोनिया के अंदर NH3 में नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर का जो कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण है वो और 3 NH बंधों का बंध आघूर्णों का सदिश योग बढ़ जाता है, क्योंकि सबकी दिशा क्या है, समान है। इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ जाता है, म्यू का मान बढ़ जाता है। इसमें क्या है, NF3 में नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर का जो कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण है वो और 3 NF बंधों का बंध आघूर्ण जो है वो एक दूसरे के दिशा में विपरीत है, समान पूर्णतया नहीं है, क्योंकि इन 3 बंधों का बंध आघूर्णों की डायरेक्शन ये है, कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण जो है ओवरऑल अणु का वो घट जाता है और कितना प्राप्त होता है, म्यू 0.23 D प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि इसका कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऊपर की तरफ और इन 3 NF बंधों के बंध आघूर्णों की दिशा क्या है, वो नीचे की तरफ। तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ बल लगा रहा है, ये नीचे की तरफ। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसमें कमी आ जाती है, अणु के अंदर ध्रुवता में कमी आ जाती है, जबकि इसके अंदर कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और NH बंधों के बंध आघूर्णों की दिशा यानी ध्रुवता की दिशा भी ऊपर की तरफ है। तो एक तरफ माइनस हो रहा है, एक तरफ प्लस हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं अपने को, तो माइनस इधर हो जाएगा, हाइड्रोजन पे प्लस प्लस प्लस, तो प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ। तो यदि ऐसा हो रहा है, एक तरफ माइनस बढ़ रहा है दूसरी तरफ प्लस बढ़ रहा है, तो द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ेगा, पोलरिटी भी बढ़ेगी और वैल्यू भी अपने को ज़्यादा प्राप्त होगी। तो इस तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो क्या है, किसी अणु के अंदर ध्रुवता की माप जो है वो क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विपरमाणु अणुओं के अंदर जो बंधों का द्विध्रुव है, बंध के अंदर जो पोलरिटी है वही क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। लेकिन बहुपरमाणु जो अणु है उनके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो बंधों के बंध आघूर्णों के साथ साथ बंधों की स्थानिक व्यवस्था या स्पेशियल अरेंजमेंट या 3D अरेंजमेंट पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा, बंधों की स्थानिक व्यवस्था पर भी निर्भर करेगा। और बहुपरमाणु अणु का द्विध्रुव आघूर्ण जो आबंध है उन आबंध उनकी
द्विध्रुव आघूर्ण या जिनको अपन आबंध आघूर्ण कहते हैं उनके सदिश योग के बराबर होगा। और इसके बाद अपन एग्जाम्पल्स के रूप में कर चुके हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो है वो पीटर डी बाई के सम्मान में डी बाई रखा गया है और 1D बराबर होता है 3.33564 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर। और ये एक सदिश राशि है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपने को ध्यान से देखना है। थैंक्स।